ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया अप टू द ब्लॉक्स और किस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आएंगे और किस तरह से उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हमने देखा। और खास करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्सेप्शंस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन जो ब्लॉक्स में ही एक्सेप्शन आ गया, देयर इज वन पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, भले उसको हम लोग डालते हैं पी ब्लॉक में, देयर इज वन पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है, फिर भी उसको पी ब्लॉक में प्लेस किया गया। कौन सा एलिमेंट है ऐसा? ये एक एक्सेप्शन है ना। द आंसर इज हीलियम। आप देखेंगे तो मैंने हीलियम को पी ब्लॉक में प्लेस किया था, मैंने ग्रुप 18 में डाला था, मैंने हीलियम को यहाँ पे डाला है ग्रुप 18 में, और मैंने बोला पूरा ग्रुप 18 तक। तो ये जो हीलियम है मेरा, तो ये मेरा एक्सेप्शन है, बिकॉज एस सब शेल में जाता है फिर भी पी ब्लॉक में डाला है, क्योंकि इसका बिहेवियर 0 ग्रुप से मैच करता है। ठीक है, हाँ, ओके। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट नाम जो मेटालॉइड्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन, ये मेटालॉइड्स का पूरा एक सेट है, मेटालॉइड्स का पूरा एक सेट है। ठीक है, तो ये जो है मेटालॉइड्स वाले, इनको आपको याद करना है, जो यहां पर रेड में मार्क्ड है। चेक करो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एटलीस्ट ये 6। ठीक है, तो ग्रुप 14 के 2, ग्रुप 15 के 2, ग्रुप 16 के 2। इजीएस्ट वे टू रिमेंबर स्टेप वाइज फॉर्मेशन में, ग्रुप 14 के सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप 15 के जर्मेनियम के बाजू वाला कौन था? आर्सेनिक, फिर उसके नीचे वाला एंटीमनी, फिर इसके बाजू में टेलुरियम एंड पोलोनियम। बस इजीएस्ट वे टू रिमेंबर, ये आपके मेटालॉइड्स हो गए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है भाई। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। कौन से एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। तो हमको ये तो पता है कि सर आप बोलोगे मेटल्स के ऑक्साइड्स ज़्यादा करके बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब मेटल का ऑक्साइड लिया, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और नॉन मेटल का है तो उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनेगा। तो ठीक है, हमको मालूम है सर, पर एम्फोटेरिक कौन से? इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इन कंपाउंड्स के हैं। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, इजीएस्ट वे टू रिमेंबर, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ये सब कंपाउंड्स के जितने भी, ये सब एलिमेंट्स के जितने भी ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक बनेंगे नेचर में। जैसे एल्यूमिनियम का Al2O3 है, पीबी का PbO2 है, टिन का टिन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड भी है, टेट्रा ऑक्साइड भी है। तो इन सब के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होंगे? एम्फोटेरिक होंगे नेचर में। ठीक है, ओके। तो सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, इस तरह से आप याद रखो, इजी वे टू रिमेंबर। ये हो गए आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी कमिंग बैक टू, तो हमने ब्लॉक्स में 4 क्लासिफाई कर लिया था एसपी। अच्छा, ये इसका शॉर्टकट मैंने बताया, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। 6 ऐसे हैं जिसके आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखने हैं आपने। हाँ, सो एसपीडीएफ आपके ब्लॉक्स हो गए, हमने ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर लिया। हमने ये भी देख लिया ट्रांजिशन क्या है, इनर ट्रांजिशन क्या है, वगैरह वगैरह।
एस और पी ब्लॉक के जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा थियरी में। तो आप उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हो। तो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ट्रांजिशन हो गए, इनर ट्रांजिशन हो गए। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग आगे की बात। तो एस ब्लॉक की खासियत क्या है? एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स है मतलब उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लो है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये रिएक्टिव मेटल है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए वैसे भी मर रहे हैं, तैयार है, लेके जाओ बिना एनर्जी के, बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी दो, लेके जाओ, फ्री में दे रही। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम है। व्हाई? बिकॉज दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडीली टू फॉर्म +1 इन केस ऑफ ग्रुप 1 और +2 इन केस ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, हम बोलोगे हाँ ये तो रेडॉक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी व्हाट हैपेंस? दे आर नेवर फाउंड प्योर। व्हेन यू से प्योर मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में। जैसे गोल्ड आपको गोल्ड के फॉर्म में ही मिलता है, थोड़ी बहुत इंप्योरिटी मिलती है नो डाउट, बट ज्यादा करके ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलेगा, है ना, ज्यादा करके ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर आते हैं एक्सेप्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शन। लिथियम एंड बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे आयोनिक हैं। लिथियम के ज्यादातर जो कंपाउंड्स हैं और बेरिलियम के ज्यादातर जो कंपाउंड्स हैं आयोनिक तो वो भी होते हैं, बट उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है। उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है, जबकि बाकी जो है उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर काफी लो होता है। इसको हम लोग एनॉमलस बिहेवियर बोलते हैं। अब ये सिर्फ ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए नहीं है। अगर आप ऐसे देखो तो आपको इसको एक्सेप्शन की तरह याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि कोई भी ग्रुप उठा लो, उसका जो पहला मेंबर है, जैसे कि पहला मेंबर को याद कर लेना। पहला मेंबर है जैसे कि यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर फ्लोरीन। तो इनका कोवैलेंट नेचर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती जाती है। तो जब ये पहले नंबर की अगर हम लोग देखें तो उनके लिए ये स्पेशल फीचर है कि वो ज़्यादा करके कोवैलेंट कैरेक्टर, और जैसे जैसे आप नीचे आते हो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो पहले वाले को आप कोवैलेंट मानो और बाकी सबको आप धीरे धीरे उनका आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग पी ब्लॉक के लिए लगाएं तो पी ब्लॉक 13 to 18 ये ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूं। विद द एस ब्लॉक दे आर कॉल्ड मेन एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस एंड पी टुगेदर। अच्छा, NP1 से लेके NP6 ये भी समझा चुका हूं, NP1 to 6, क्योंकि P की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है। ओके, हैलोजेंस, चाल्कोजेंस, मैंने तो निक्टोजेंस भी लिखवाया है अलग से। ओके, इस P ब्लॉक में नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है एंड मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। करेक्ट? ओके, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में मेटल है तो सबको मालूम है। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने ये क्लियर कट बताया था पिछले लेक्चर में कि ऑल ऑफ देम आर मेटल्स एंड ऑल ऑफ देम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स, ये क्लियरली बोला हुआ है। अच्छा, N-1D, NS1 to 2, 0 to 2 भी हो सकता है, 1 to 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दे आर ऑल मेटल्स, क्लियरली बोला हुआ है। दे एग्जिबिट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आप लोगों को डी ब्लॉक चैप्टर में बहुत डिटेल में बार बार आने वाला है। वेरिएबल वैलेंसी, पैरामैग्नेटिज्म एंड colored compounds, they are used as catalyst
and they also make colored compounds. D block metals make what? Make colored compounds. तो आप बोलोगे सर कौन सा कलर? तो मैं इसका भी आपको शॉर्टकट दे देता हूं. तो डी ब्लॉक में हमने 3D सीरीज में क्या क्या पढ़ा था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना. मैंने सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा ऐसा आपको एक शॉर्टकट दिया था. तो उसमें हमने देखा कि 3D सीरीज में कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर देता है, देख लेते हैं. ठीक है. तो ग्रीन क्रो, एक कहानी है छोटी सी कि एक ग्रीन कलर का कौवा था. वो एक ब्लू कलर के कप में फंस गया. एक कप था ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का क्रो आया, उसके अंदर जाके फंस गया. ठीक है. और एक पिंक कलर का मंकी आया, उसने ब्राउन कलर फॉक्स की हेल्प लेकर उस ग्रीन क्रो की जान बचाई बेचारे की. ऐसे याद करना है. ठीक है. तो इसमें आपको सारे जो 3D सीरीज है उसके ये याद हो जाएंगे, कलर याद हो जाएंगे. कैसे देखते हैं. तो ग्रीन क्रो, तो ग्रीन जो है वो क्रोमियम के लिए है, और ब्लू कप Cu, तो ब्लू जो है वो कॉपर के लिए. तो आपको पता है कि क्रोमियम के ज़्यादातर कंपाउंड जो आप पढ़ते हो वो ग्रीन कलर वाले आते हैं आपके पास, K2Cr2O7 वगैरह. और ब्लू यानी कि CuSO4, पीकॉक ब्लू कलर का आता है. आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है. और पिंक यानी कि मैजेंटा कलर आता है हमारे पास Mn का, मंकी, मन, Mn. और ब्राउन हमारे पास आता है आयन, यानी कि ब्राउन फॉक्स की मदद से उसने बाहर निकाला था, तो F से हमारे पास आता है आयन. ठीक है. तो इससे हमको कलर भी याद हो जाएंगे. और यही सारे अजीब अजीब जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं ना, कि कौन सा किसका क्या कलर है, किसकी क्या एक्सेप्शन है वगैरह. अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर आप देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखो तो आप बोलोगे कि डी सबशेल उसमें ट्रांजिशन, द वर्ड ट्रांजिशन का मतलब चेंज दिखना चाहिए. द वर्ड ट्रांजिशन का मतलब चेंज दिखना चाहिए, है ना. लेकिन जब अब डी पूरी भर गई, डी सबशेल क्या हुई? पूरी की पूरी भर गई, पूरी की पूरी भर गई डी सबशेल. ठीक है, ध्यान से देखना. तो मैंने 3D सीरीज आपको लिखवाई थी, 4D सीरीज लिखवाई थी. 3D सीरीज का लास्ट मेंबर कौन था? तो लास्ट मेंबर हमको याद होना चाहिए, जिंक था. 4D सीरीज का लास्ट मेंबर कौन था? यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कभी, था कैडमियम. 5D का मैंने पूरा सीरीज नहीं लिखवाया, बट लास्ट मेंबर आपको याद करके जाना पड़ेगा, है मर्क्यूरी. कौन सा है? मर्क्यूरी. तो इनमें खासियत क्या है? इनमें खासियत यह है कि ये 3D 10 पूरा भरा हुआ है, 4D 10 पूरा भरा हुआ है, 5D 10 पूरा भरा हुआ है. तो ये ट्रांजिशन तो है नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन मतलब कि डी में कोई गुंजाइश होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां वहां जाने की. जब 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो कोई ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं बची. तो ये जो 3 हैं, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, दे बिलोंग टू डी ब्लॉक. They belong to D block but are not counted as transition. और इसीलिए आप नोटिस करेंगे इनकी खासियत क्या है. जिंक का कलर क्या है? सिल्वरी वाइट, मतलब वाइटिश. मर्क्यूरी का कलर क्या है? सिल्वरी वाइट. कैडमियम का कलर क्या है? लगभग सिमिलर. तो ये कलर्ड नहीं दिखाते. कलर्ड क्यों नहीं दिखाते? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचा. इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप नहीं मारेगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कलर नहीं आएगा. गया दिमाग में? बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि इलेक्ट्रॉन को जब जाने के लिए जगह ही नहीं मिली. अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि सर क्यों ऐसा, क्यों आप बोल रहे हो कि डी में अगर पूरा भरा हुआ है तो ट्रांजिशन का कोई स्कोप नहीं है. तो ये ऐसी एक बस है, इस बस में 5 सीट है और 10 लोग बैठ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी गया और दूसरा यहां से यहां आया, तो कोई फर्क हुआ क्या? 10 लोग तो अभी भी बैठे हुए, तो कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ. जब कंप्लीटली भर गया तो ट्रांजिशन नहीं हुआ. ठीक बात.
तो ये देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे एक्सेप्शन बनते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n-1d डू नॉट शो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। दिमाग में गया है ना? तो अब मैं डी ब्लॉक मेटल्स की जगह हटा के ट्रांजिशन मेटल्स मेक कलर्ड कंपाउंड्स ऐसा लिख दूंगा तो इट विल मेक मोर सेंस। यस, ओके। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स बिकॉज दे मेक अ ब्रिज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से चालू होता है, तो एस ब्लॉक 1 और 2 और 13-14 के बीच में 3 to 12 ये डी ब्लॉक है आपका। ट्रांजिशन का मतलब चेंज भी होता है, तो वो भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पे। देयर आर 2 rows, each row consists of 14 elements. Can you tell me why? Obviously because F is 1 to 14. तो each row, 2 रो हैं किसके? 2 रो हैं किसके? F ब्लॉक के, 4F और 5F। तो 4F 1 to 14 और 5F 1 to 14, तो दोनों में 14 एलिमेंट्स। तो कोई आपको पूछे कि भाई पूरी F ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? 28 एलिमेंट्स है सर। सीधी बात है ना? जो पहला 4F सीरीज है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, जो 5F सीरीज है उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। अब इंपॉर्टेंट ये था कि ठीक है, क्या मैंने क्या बोला था कि नंबर याद रखने। सीरियम टू लुटिटियम 58 to 71 is lanthanoids, and thorium, that is 90, comes from the Norse god Thor, to lawrentium 103 is actinoids, है ना? सीलू ये आपके लैंथेनॉइड्स है, एंड THLR है ना, ये आपके एक्टिनॉइड्स। सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट याद रख लो, बहुत है। 58 to 71 ये कौन से हैं? 58 to 71, और ये कौन से हैं? 90 to 103। मैंने आपको इसका कॉमन नेम याद करने को बोला था, वैसे इसका IUPAC नेम क्या होगा? अनबाइट्राइयम, सॉरी अननिल ट्राइयम। अन मतलब 1, 0 मतलब निल और 3 मतलब ट्राई, तो अननिल ट्राइयम इसका नाम था। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, यस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। दे आर ऑल्सो ऑल मेटल्स, यस। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी सिमिलर होंगी, बिकॉज यहां पर भी ट्रांजिशन तो हो ही रहा है। अच्छा, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर ऑल रेडियो एक्टिव। मतलब जो 5F सीरीज है ना, वो कैसे है? सारे के सारे रेडियो एक्टिव है ना? अच्छा, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। ना यूरेनियम का नंबर क्या है? यूरेनियम का नंबर है 92। तो यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम का नंबर है 92। अच्छा, ट्रांस यूरानिक भी कहते हैं कुछ लोग। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरानिक भी कहते हैं। ओके, फिर रेपिटेशन, फिर से वही। अभी आप कंटाल जाओगे, इतना रेपिटेशन इस चैप्टर में। फिर वापस वो लोग रिपीट कर रहे हैं, क्या? वही एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फिर से वही। तो अगेन दिस पैराग्राफ यू कैन जस्ट रीड, कुछ नया नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज है इसमें छोटी सी, कि मेटल्स आर 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। क्योंकि एस ब्लॉक पूरा मेटल, डी ब्लॉक पूरा मेटल, एफ ब्लॉक पूरा मेटल, तो नॉन मेटल किधर है? ओनली इन पी ब्लॉक, बरोबर। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, ये तो आंख बंद करके भी आंसर लिख सकते हो। दी ओनली मेटल विच इज एन एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी, which is liquid at room temperature, and one exception is gallium and cesium. They have low melting points, इतना low melting point कि ये लोग रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाते हैं। गैलियम जो है उसको ऐसे हाथ में लो, रखो, बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाएगा।
नॉर्मली वो लिक्विड नहीं होता, नॉर्मली वो क्या होता है, सॉलिड होता है, बट उसको थोड़ा सा हीट किया, 303 मतलब 30 डिग्रीज पे भी वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, मर्क्यूरी तो नॉर्मली ही लिक्विड होता है, गैलियम जो है वो बहुत ही लो, गैलियम और सीसियम बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही है। सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट, नॉन मेटल्स आर ऑन द राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं जो मेन पार्ट है चैप्टर का, दैट इज द ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। अच्छा, वैसा बोल रहा हूं। हाँ, इस पे एक और एक्सेप्शन है, करेक्ट, एक और एक्सेप्शन है। नॉर्मली मेटल्स का, नॉन मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट कार्बन का एक्सेप्शनली हाई है। डायमंड का तो कितना है, 3500 डिग्री के ऊपर है, 3500 डिग्री के ऊपर है मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड क्या है, कार्बन है ना, तो वो एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नॉर्मली नॉन मेटल्स का कम होता है। और उसी में अगर हम लोग गैलियम और सीसियम को देखें तो मेटल का एक एक्सेप्शन हुआ ना, मेटल का हाई होना चाहिए, गैलियम सीसियम का लो है। नॉन मेटल का लो होना चाहिए, बोरॉन कार्बन का हाई है। समझा, इजी। यस, मेटलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेमी मेटल्स, मेटल लाइक, सेमी मेटल्स यानी कि मेटल लाइक। ओके, अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, जिसमें से काफी सारे एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं, वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स। We'll not waste time in the line by line reading and marking that you can read. We'll talk about the concept and उसके related question किस तरह बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन वगैरह। ठीक है, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नॉट विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्वेबल, उनको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। बात समझे, जैसे सोडियम मेरे को दिखता, हाँ ये सॉलिड है, नाइट्रोजन हाँ ये गैस है, तो उसको प्रिडिक्ट क्या करने का है, तो है ऑब्जर्वेबल है। प्रिडिक्ट किसको करना है, जो एटॉमिक रेडियस है, एनर्जी है, ये दिखती नहीं है, इसको ढूंढना पड़ता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट। तो एटॉमिक रेडियस को अगर हम लोग देखें, पीरियोडिक ट्रेंड्स, अब ध्यान से देखना, मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक शॉर्टकट बताया था कि आप पीरियोडिक टेबल को इस तरह से लिखो और एक शॉर्टकट लिखो बेर, BEAR, बेर। ठीक है, और देखो B stands for basic character, E stands for enthalpy, ठीक है, A stands for acidic character and R stands for atomic and ionic radius। ठीक बात। अब ये चार चीजें अगर आपको मालूम है तो आप बाकी सब कुछ इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो, इजीली। कैसे, लेट्स सी। मैंने क्या बोला कि रेडियस जो है वो कहां है उसको ध्यान से देखो। अब ये इस तरह से आपको कोई भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये अलग तरीका है, ध्यान से देखो। रेडियस कहां है, तो रेडियस सर नीचे है एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट लिखा हुआ है आपने, रेडियस नीचे है और टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो जहां वो है ना उस तरफ वो सबसे ज्यादा है। बात समझे, जहां उसकी पोजीशन है उस तरफ वो सबसे ज्यादा है। तो कोई आपको पूछे टॉप से बॉटम आते वक्त रेडियस को क्या होता है, तो आप बोलोगे बढ़ता है सर, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। कोई बोलता है लेफ्ट से राइट जाते वक्त क्या होता है, कम होता है सर, क्यों, क्योंकि मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो जहां पे वो लिखा हुआ वहां पे उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। ये सारे चीजों के लिए। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इनमें सबसे बेसिक कौन? राइट, बेसिक नेचर। अब बोलोगे ठीक है, मुझे पता है टॉप वाला लेफ्ट वाला, टॉप वाला लेफ्ट वाला ज़्यादा बेसिक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है? तो पहले हम लोग ट्रेंड्स को समझ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे कि शॉर्टकट से कैसे इजीली याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट को याद रखना। अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल ट्रेंड्स पे। तो यहां पर सिर्फ इतना याद रखो, टॉप टू बॉटम, क्या टॉप टू बॉटम बढ़ जाता है एंड लेफ्ट टू राइट। अच्छा, टॉप टू बॉटम मतलब डाउन द ग्रुप, एंड लेफ्ट टू राइट मतलब अक्रॉस द और अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस। क्यों होता है, कैसे होता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो इसके लिए दो फैक्टर्स हमको समझने पड़ेंगे, दो फैक्टर्स हमको समझने पड़ेंगे। कौन से दो फैक्टर्स है? चेक। द फर्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ शेल्स। टॉप टू बॉटम आते वक्त आते आते शेल्स का नंबर बढ़ते रहता है, तो साइज बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उसकी साइज कम। तो कैन आई से atomic radius is actually inversely proportional to effective nuclear charge। समझे? Z effective, effective nuclear charge is Z effective। अच्छा, एटॉमिक रेडियस Z effective पर डिपेंड करता है, और Z effective डिपेंड्स ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिपेंड्स ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीन क्या होती है? स्क्रीन मतलब सर छतरी, स्क्रीन का मतलब सर छतरी। हाँ तो आगे से आपको मैं पूछूंगा कभी कि स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे छतरी। कैसा? देखते हैं। ये है मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। क्यों? अंदर न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, प्रोटॉन है पॉजिटिव, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, बाहर का एक शेल है, बाहर का एक शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर तीसरा शेल है, फिर चौथा शेल। पर हर शेल में सब शेल्स होते हैं। हर शेल में क्या होता है? सब शेल्स होते हैं। सो लेट्स से आई टेक द एग्जांपल, टू अंडरस्टैंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, समझ में आएगा। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज 8+। क्यों? 8 प्रोटॉन है सर। हाँ, ठीक है। पहला शेल सर, ये 1s शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? सर 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी सेकेंड शेल, बट सेकेंड शेल को मैं ऐसे बनाऊंगा, S और P। मैं एक शेल नहीं बना रहा, मैं 2 सब शेल अलग अलग करके दिखा रहा हूं तुमको, समझा? हाँ, नॉर्मली लोग कैसा बनाते? 1 1 2 ऐसा बना के छोड़ देते, करेक्ट। पर डिटेल में समझने के लिए अपन सब शेल भी बना रहे हैं। तो अब मैं सब शेल का नाम लिखूं, तो सब शेल का नाम सर ये 2s, सर ये 2p। अब मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तो 1 2 1 2 3 4, 2p में 4, तो आउटर मोस्ट में 2 + 4 6 हो गए। ठीक है सर, बराबर, मान लिया। अब होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4, इनको न्यूक्लियस खींचने की कोशिश करेगा। कैसे? न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस ट्राइज टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स। Nucleus is trying to pull the electrons, but and that this is where the role comes in. 1s and 2s which are already full, 1s अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, 2s अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, तो 1s और 2s
1s और 2s, जो आउटर मोस्ट है ना उसको स्क्रीन करेंगे, स्क्रीन मतलब उसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे छतरी तुमको धूप या बारिश से प्रोटेक्ट करती है, वैसे इसको स्क्रीन या शील्ड करेंगे। तो सवाल ये कि सर क्यों शील्ड कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आ गए, ये अगर नजदीक आ गए और आगे आगे नजदीक, तो इनका डिस्टेंस कम हो गया, और डिस्टेंस कम हुआ तो इनका रिपल्शन बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इनको अच्छा नहीं लग रहा, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि इनको नजदीक मत आने दो, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उनको दूर रखा। कैसे? वो प्रोटेक्ट कर रहे, शील्डिंग कर रहे। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उसके जस्ट अंदर वाला, तो इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया था? वैलेंस शेल या लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड बाय द सेकेंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? सिंपल। वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड बाय द सेकेंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं अल्टीमेट और पेनल्टीमेट भी बोल सकता था केमिस्ट्री की भाषा में, सिर्फ सेकेंड लास्ट। तो यहां पर टेक्निकली, अब टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से ओनली द 1s इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इट, 1s इज गोइंग टू प्रोटेक्ट। इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया ना कि अगर मेरे को सिंगल एक ये बनाना होता, क्या एक सिंगल शेल में दिखाना होता आपको ये, तो मैं कुछ इस तरह का डायग्राम बनाता आपके लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट? और हम ये कहते कि ये जो न्यूक्लियस के 8 प्रोटॉन हैं, ये जो न्यूक्लियस के 8 प्रोटॉन हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं। सॉरी, न्यूक्लियस के 8 प्रोटॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर रहे हैं। बात समझ में आई? करेक्ट। सो पेनल्टीमेट यानी कि सेकेंड लास्ट शेल स्क्रीनिंग करता है। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अच्छा किसका होता है? एस सब शेल का, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर सबसे अच्छा होता है? एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ये भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है उतनी उसकी स्क्रीनिंग पुअर होती जाती है। जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ते रहता है उतनी उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि कैपेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक बात है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग दोनों बोलते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग। तो ये जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है ये अलोंग द पीरियड तो नहीं बदलेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड तो नहीं बदलेगा। पूछो क्यों? हाँ, पूछो क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड अगर मैं कंपेयर करूं, समझो मैं आपको बोलूं अच्छा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो सब में 281, 282, 283, तो सब में जो पेनल्टीमेट है वो तो 8 ही है ना, तो सब में इक्वल स्क्रीनिंग मिल रही है। क्या बदल रहा है? प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बदल रहे। इसके पास 11 प्रोटॉन थे, इसके पास 12 प्रोटॉन थे, इसके पास 13 प्रोटॉन थे, ऐसे करते करते इधर 17 प्रोटॉन आ गए। बट स्क्रीनिंग इफेक्ट तो इसको भी 2 8 का ही मिल रहा है यार, 2 का तो मिल भी नहीं रहा है, 8 का मिल रहा है। बोलो हाँ कि ना? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से इसको फर्क नहीं पड़ रहा। अलोंग द पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट से फर्क
नहीं पड़ेगा। अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से फर्क पड़ता है, समझे? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसी कारण से कम हो गया, इफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम्स लेस, then the effective nuclear charge becomes more and then the atomic size decreases. Exactly. So from sodium to chlorine, I can effectively say that the Z effective increased. Number of protons बढ़े ना, तो Z effective बढ़ गया। जिसके पास Z effective ज्यादा, उसकी साइज छोटी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, नीट में क्वेश्चन किस तरह का आता है इसके ऊपर। हाँ, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एंड दैट विल बी आस्क्ड इन योर लाइक, वो तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा थियरी में भी आता है और एमसीक्यू में भी बहुत बहुत एप्लीकेशन आते हैं उसके, लैंथर एंड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के। बट यहाँ पर नीट का जो फॉर्मेट है तो आपको पूछने का, यहाँ पे एटम्स और आयॉन्स के वो साइज पूछते हैं, बोलते हैं इसको अरेंज करो, इसको आप अरेंज करो किसमें, एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें चलो 2-3 और मैं डाल देता हूँ, Cl डाल देता हूँ, Cl- डाल देता हूँ। अच्छा, तो जज कैसे करने का, तो सोडियम बड़ा, फिर मैग्नीशियम उससे थोड़ा छोटा, फिर क्लोरीन उससे थोड़ा छोटा। एटम्स की बात करें तो, एटम्स की बात करें तो। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लोरीन का जो एटम है और क्लोराइड उसका जो एनायॉन है, उन दोनों में से कौन सा बड़ा? सो एनायॉन इज ऑलवेज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग एटम। करेक्ट। सो Cl और Cl माइनस, तो यहां पर एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। अच्छा, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एटम। अब सवाल ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम में तो जज कर सकते हैं, सोडियम बड़ा मैग्नीशियम छोटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे कम हो रहा है। Na+ और Mg2+ में कौन छोटा? ये बहुत ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए, कैसे जज करने का। तो सिंपल तरीका बताता हूं, क्या करने का, चेक करने का कि दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है क्या। Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ओरिजिनली 11 थे, प्लस चार्ज है मतलब 10 हो गए, करेक्ट। इसके पास भी 10, तो जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा वो ज्यादा छोटा, सिंपल। अब सवाल ये कि सोडियम और मैग्नीशियम ये यहां आएंगे नहीं, क्योंकि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एटम्स। ध्यान से देखना, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एटम्स। तो यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर कैटायन इज स्मॉलर, यस, तो Na फिर मैग्नीशियम फिर Na+, फिर मैग्नीशियम 2+, फिर क्लोरीन, फिर Cl, फिर Cl-, फिर Cl। नहीं, फिर Cl, and anion is always, अच्छा हाँ सॉरी, anion is always larger than the corresponding अभी Na+ को Mg के पहले क्यों नहीं लिखा? बहुत सही सवाल है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर Na और Na+ ऐसे लिखो ना, क्योंकि आपने बोला कैटायन अपने इंडिविजुअल एटम से छोटा है। बट यहाँ पर क्लैरिटी के लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि Mg इज 282 एंड Na+ इज नाउ ओनली 28। इसके पास तो 2 ही शेल है, इसके पास 3 शेल है,
3 शेल वाला बड़ा होगा कि 2 शेल वाला? हाँ, समझा है ना? काफी इंपॉर्टेंट, इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे बहुत सारे, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, हजारों क्वेश्चन ऐसे। तो नोट क्या करेंगे अपन इसमें, सेंटेंस दो इंपॉर्टेंट, कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, पेरेंट मतलब जिसमें से वो बना, है ना, देन पेरेंट एटम, एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। यस डेफिनेटली। अच्छा, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन नीट में है जहां पर उसने ऐसा पूछा था, आई प्लस आई और आई माइनस, ये आपके क्लास के टेस्ट में, मॉडल टेस्ट पेपर में बहुत बार आता है। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? आई माइनस सबसे बड़ा, फिर आई प्लस। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है बहुत बार, मतलब बहुत बार बोले तो उसमें नीट में, AIPMT में, CET में, सब में आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने बताया, जो भी मैंने फंडा समझाया पूरा, वो इस पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगेन आई वॉन्ट यू टू रीड दैट बिकॉज मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इसमें समझा दिया आपको। ये है कि टॉप टू बॉटम याद करना है, लेफ्ट टू राइट याद करना है, फैक्टर्स याद करने, और फैक्टर्स के हिसाब से क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है वो भी हमने बताया। या स्क्रीनिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट पे फर्क नहीं आता बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट SPDF पे डिपेंड करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का आपको इफेक्ट जो देखना है, जो ट्रेंड देखना है, वो SPDF के हिसाब से देखना है। सिंपल। अच्छा ओके, तो दो एटम्स के बीच में अगर हम देखें, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, तो वो कोवेलेंट रेडियस हुआ। जो बॉन्ड डिस्टेंस है क्लोरीन मॉलिक्यूल का, वो 198 पिकोमीटर है। दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस दैट दे विल आस्क यू इन योर नीट एग्जाम। ठीक है, ये फैक्चुअल है। हाँ, दे कैन आस्क यू दिस, ये डायरेक्ट फैक्चुअल दिया हुआ है, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल बनता है, क्लोरीन और क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है ना, वो है 198। तो क्लोरीन के एटम का साइज हम क्या लेते हैं, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। चेक करो, ध्यान से देखना। तो 198 का हाफ करेंगे तो एटम का साइज, जब मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा क्लोरीन के बीच में 198 है, तो एक एटम का कैसा कैलकुलेट करने का, हाफ करो, 99 पिकोमीटर। फॉर मेटल्स, एक न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर तक वो बॉन्ड डिस्टेंस हुआ। ठीक है, वो बॉन्ड डिस्टेंस हुआ 198 और 99 हुआ एटॉमिक। सेम वे फॉर मेटल्स हम लोग कोवैलेंट रेडियस नहीं मेटालिक रेडियस बोलेंगे, वो भी हुआ तो सेम ही ना, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो एक ही चीज उन्होंने दो तरीके से बोली। कोई भी हो, इंटर न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लो, उसको हाफ करो, वही हुआ एटम का रेडियस। समझे? कॉपर के लिए एग्जांपल दिया, कॉपर के लिए एग्जांपल दिया 256 पिकोमीटर है, तो कॉपर की वैल्यू क्या हुई 128। ओहो, क्या हुआ, कैप्टन ऑब्वियस है ना। तो बोल दिए वाह कि 50 का आधा 25। बोले अच्छा क्या आपने बता दिया, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो 256 का आधा 128 है। ठीक है, वैसे ही एटॉमिक रेडियस वर्ड के लिए आप कोवैलेंट या मेटालिक दोनों बोल सकते हो। अगर नॉन मेटल है तो कोवैलेंट बोलना, मेटल है तो मेटालिक बोलना। कैसे मेजर किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये आपको आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, ऐसा वाला। हाउ टू मेजर एटॉमिक रेडियस is measured by X-ray diffraction studies or spectroscopy studies. X-ray diffraction जो बायोलॉजी में मॉरिस विल्किंस ने करके डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था 1962 में, है ना, वैसे छोटी छोटी चीजों को स्टडी करने के लिए ये है।
बहुत इंटरेस्टिंग है ये. इफ यू रीड, सो जस्ट रीड थ्रू द पैराग्राफ, यू विल अंडरस्टैंड. मैंने सारी चीजें कवर कर ली, कोई चिंता की बात नहीं. अच्छा, इसमें एक चीज जो है यहाँ पर एनसीईआरटी में जिसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है, बट बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आप पुराने पेपर उठा के देखो, हर दूसरा क्वेश्चन इसी पे, लिटरली बहुत क्वेश्चन और एकदम पपलू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे? जैसे नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na+ में भी 10 होते हैं, Mg2+ में भी 10 होते हैं, और Al3+ में भी 10 होते हैं. आप बोलोगे हाँ बरोबर है, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस? बस यही है. वो पूछता है कि आइडेंटिफाई द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बस ऐसा क्वेश्चन आता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, सब में 10 होते हैं. अच्छा, इनको अगर मुझे एटॉमिक साइज के हिसाब से लगाना है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई? जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा वो सबसे छोटा. हाँ, तो Al3+ सबसे छोटा, तो Mg2+ उससे थोड़ा बड़ा, Na+ उससे थोड़ा बड़ा, और Ne उससे थोड़ा बड़ा. जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो ही ये लॉजिक लगाना. तो पहले ये चेक करना कि वो जिनको आपको कंपेयर करने के लिए दे रहा है, क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, ऐसा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट टू गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, I'll just show you. ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. देखो, मैंने क्वेश्चन इसमें अपलोड करके रखा हुआ था ऑलरेडी. O2-, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन. हाँ, अच्छा आप देखेंगे तो ऑक्सीजन शुरुआत में 8 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, 2-, मतलब अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. कार्बन 6 लेके आया था, 4- दे दिया आपने, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. नाइट्रोजन 7 लेके आया था, 3 दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो इसमें ना कई बच्चे मुझे कई बार स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं, सर उसने मेरे को रुबिडियम और ब्रोमीन का कंपेयर करने बोला. क्या वो पागल है क्या जो क्वेश्चन से पेपर सेट कर रहा है? वो तुमको 2 रैंडम एलिमेंट उठा के नहीं देगा, वो तुमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही देगा रे बाबा. ऐसा नहीं सोचने का कि वो सामने वाला पागल है. तो यहां पर क्या देखने का है कि सबके पास इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, 10 इलेक्ट्रॉन. चेक करो, सबके पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है. अभी 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन. तो सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो छोटा होगा, तो फ्लोरीन. सिंपल. करेक्ट. हाँ, तो जिसके पास कम नेगेटिव चार्ज वो छोटा. वैसे अगर मैं कैटायंस की बात करूं तो जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो सबसे छोटा. बस. तो वो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की साइज जज करने के हजारों क्वेश्चन मिलेंगे आपके मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस पेपर में, क्लासेस के टेस्ट में, हर जगह आपको मिलेंगे. यूएसएस, मास्टर एनसीईआरटी, सब बुक्स में मिलेंगे. ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे होते हैं. और ये इतना आसान है, पता नहीं इसको फालतू में क्यों लॉजिक इसको हार्ड बनाया हुआ है लोग ने. ठीक है, तो ये पार्ट आप अभी मैंने सारे इसमें कवर कर लिया. आप इसको रीड करना, आपके क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, और क्लैरिटी आ जाएगी मतलब. ठीक है, जो मैंने वैल्यूज मार्क किए हैं वो लर्न करने पड़ेंगे, छोटे मोटे वैल्यूज. ये सारे नहीं करने. जो वैल्यूज मैंने मार्क करके दिए हैं वो आपको लर्न करने हैं डेफिनेटली. कुछ जो एनॉमलस बिहेवियर वाले हैं, एनॉमलस बिहेवियर जो हम लोग चैप्टर में करेंगे, एस ब्लॉक चैप्टर में या पी ब्लॉक चैप्टर में जो करेंगे एनॉमलस बिहेवियर वाले, वो आपको याद करने पड़ेंगे. वो उस चैप्टर में अपन मार्क करेंगे.
तो जैसे एटॉमिक रेडियस था वैसे ही आयोनिक रेडियस है। आयोनिक रेडियस का भी लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, मैंने अभी बता दिया। हाँ हाँ, डन डन। नाउ सी, आयोनिक रेडियस अगर हम देखें, आयोनिक रेडियस तो कैटायन एनायन सेम लॉजिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो मैंने अभी बताया वो सेम फंडा है ना। और यहाँ पर उन्होंने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो अभी मैंने एग्जांपल दिया उसी तरीके से वापस समझाया भी है एक एग्जांपल के साथ। बहुत अच्छा, कोई नहीं, पूरा डिटेल। अब आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअली है क्या? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब दिस इज उल्टा ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब क्या बनाने का है? पॉजिटिव आयन बनाने, कैटायन बनाने का है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पे सप्लाई करनी पड़ेगी तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक है ना। और वहां पर जब रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, मतलब माइनस में होगी। काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पर आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। Yes, in chemistry, when you talk about energy, it will be in two forms, either in the form of work or in the form of energy. That's why all three of them, heat, energy and work, have the same units chemistry में, joule, erg या liter atmosphere. करेक्ट, ट्रू। केमिस्ट्री में जब भी हम लोग हीट को देखते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में बोले तो विल सी एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ हीट। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तीन टाइप की, मतलब एक्चुअली तो बहुत सारी टाइप की हो सकती है, बट आप लोग तीन टाइप की पढ़ते हो, IE1, IE2 और IE3। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी वो। यहां पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला और एक, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो और एक। तो सपोज ये किसके लिए अप्लाई होगी? सोचो जरा, लॉजिकली सोचो। अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की बात करें, ठीक है, यहां देख लो, तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकालते एल्यूमिनियम के। हम लोग लिखने के लिए थ्योरेटिकली लिख देते हैं कि Al gives Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स, बट एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है? रिएक्शन नहीं बोल सकते, चेंज बोल सकते हैं। ये इस तरह हो रहा है, Al+ gives Al2+ इलेक्ट्रॉन, फिर Al2+ gives Al3+ इलेक्ट्रॉन। और हम जो लिखते हैं हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं ना, तो ये जो लेफ्ट राइट वाला ये कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग टोटल नेट रिएक्शन लिखते हैं हमेशा कि भाई Al gives Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखते हैं हम लोग। बट इन रियलिटी 3 बार हुआ ये प्रोसेस, 3 स्टेप में हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो IE1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। अब लॉजिक और सवाल ये दिमाग में आता है, लॉजिक ये पूछता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2, 3 में से ज्यादा कौन सी? इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 will always be greater than ionization enthalpy 2, will always be greater than ionization enthalpy 1। ऐसा क्यों? डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। मेरे पास 13 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो वो तो कहीं नहीं जा रहे। आउटर मोस्ट शेल में पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे? तो पहले 13 प्रोटॉन मिलकर, पहले 13 प्रोटॉन्स मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे।
पहले 13 प्रोटॉन्स मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, करेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का कोई चेंज नहीं, क्योंकि अंदर का 2 8 तो वही का वही है, कोई कुछ नहीं चेंज हो रहा। 2 भी वही है और 8 भी वही है, ठीक है। तो पहले ये लोग खींच रहे थे। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो जब अभी 2 बचे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब 13 प्रोटॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो अब और ज्यादा जोर से खींचेंगे। हाँ, तो पहले इसको निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लगी, ये निकालने के बाद इसको निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इसको निकालने के लिए तो बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि अब 13 प्रोटॉन मिलकर एक अकेले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक था, ठीक है, सिंपल है। ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी की आपको वैल्यूज दी हुई है, एक रेंज दी होती है, हमेशा एक रेंज दी होती है, ठीक है। जैसा हमने देखा कि अगर हम लोग एस ब्लॉक की बोले तो लो होती है, हैलोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, क्योंकि हैलोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, उसको तो एक्चुअली गेन करना था, वो तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। तो हैलोजेंस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक की उनकी थोड़ी जनरली कम होती है। अच्छा, तो जो वैल्यूज हैं उनकी आपको एक एक इंडिविजुअल वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक रेंज है, जैसे 300 400 500, देखो लिथियम की 500 है, सोडियम की 490 है, पोटेशियम की 419 है, तो एक रेंज है 400 500। तो आपको एक बेसिक रेंज याद करनी है, वो भी इस चैप्टर में नहीं एक्चुअली, जैसे हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक इंडिविजुअल चैप्टर्स करते जाएंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, when you start doing the individual chapters, we will have to remember the range and the value of the first element. That will give you a fair idea कि अच्छा 500 के रेंज में दिया है, ग्रुप 1 का है, 2000 के रेंज में दिया है, 0 ग्रुप है, ग्रुप 18 का है, 1500 1600 के रेंज में दिया है, हैलोजन है। ऐसे अपन लिस्ट लिख के लेंगे। यहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। When you are supplying energy, delta H is positive. When energy is being released, delta H is negative. Right? Okay. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, ये तो बहुत आसान है, तो इसमें एक छोटा सा आपको एक होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क मतलब बहुत सिंपल सा काम, कि जो जो हम लिख रहे हैं अभी, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा लिस्ट लिखने का, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा एक टेबल बनाने का अपने रिवीजन के लिए। सिंपल सा, जो हमने मार्क किया हो बस उन्हीं चीज़ों, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी अफेक्ट होगी बाय स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट से, तो कॉमन सेंस हो गया, जिसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, उसको ज़्यादा जोर से पकड़ के रख, जब वो स्क्रीन नहीं कर पा रहा है, जब स्क्रीन शील्ड नहीं कर पा रहा है, तो न्यूक्लियस उसको ज़्यादा जोर से टाइटली पकड़ के रखेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसकी शील्डिंग पुअर है, तो ये ज़्यादा जोर से पकड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल है ना। तो आपको अगर कोई आप ऐसे पूछे कि भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से आप जज करोगे, अब बोलोगे कि एफ ब्लॉक का अगर एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का अगर एलिमेंट है, तो इसको शील्ड कौन कर रहा है, इसको एस, पी और डी, तो इसको तो डी शील्ड कर रहा है ना, इसके जस्ट अंदर कौन है, डी, डी की शील्डिंग पुअर है, तो एफ की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। ऐसा फंडा है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज शील्डेड बाय द 1s इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s की शील्डिंग अच्छी होती है, इसलिए लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम कम है। वो इतना अच्छे से शील्ड करता है कि वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव पावर है वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा। हाँ, वो उसको खींचने की पावर को कम कर रहा है, शील्ड लगा रहा है, ढाल बन के खड़ा है वो। तो यहां पर सेम लॉजिक अगेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कि वो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम कम होगी। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम कम होता जाएगा। ऑब्वियसली ना, मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो कम होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको बातों बातों में एक्चुअली बता दी कि ये दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। कैसे, देखो, एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन, तो एनर्जी रिलीज्ड। अच्छा, रिलीज मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, रिलीज मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब यहां पर एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट आता है जो मेजॉरिटी बच्चों को समझता नहीं है। देखो, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। व्हेन आई से नेगेटिव, डू आई मीन द मैग्नीट्यूड? नो, आई जस्ट मीन रिलीजिंग। So when I say high negative value, yeah, so high amount of energy released, तो मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है। हाँ, तो कोई बोलता है अरे -400 और -300, सर ये कम है। हाँ, बट 400 किलो जूल रिलीज हुई, ऐसा तुमको देखना है। तुम उसको मैथमेटिकली मत देखो रे बाबा, है ना। मैथमेटिकली देखते हो तो गड़बड़ होती है। तो हैलोजन जो है यानी कि ग्रुप 17, इनमें वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। वैसे हाई नेगेटिव मतलब लेस वैल्यू, मैथमेटिकली स्पीकिंग। मैथमेटिकली व्हेन आई से हाईली नेगेटिव, मतलब हाईली नेगेटिव आप बोलोगे सर हाई नेगेटिव मतलब लेस पॉजिटिव हुआ, हाई नेगेटिव लेस पॉजिटिव। हाँ, बरोबर है भाई, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि दे कैन अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट बाय गेटिंग वन इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड, दिस इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट, noble gases will have high positive electron gain enthalpies. Reason, because उनमें जो इलेक्ट्रॉन आता है नया, वो अपना एक नया शेल ही बना लेता है। क्या बात, मजे उसके, खुद का नया शेल बना के उसके अंदर रहने लगता है वो, समझे। मैं तुम्हारे घर में रहने आया, तुम्हारे यहाँ कितने 3 बेडरूम है, मैं चौथा खुद का बेडरूम बनाएगा और रहेगा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा उसकी ऐश चल रही है। तो पब्लिक पूछती सर ऐसा कैसा होता है, कुछ भी मत बोलो, बट होता है। कैसे, देखो, क्योंकि वो नेक्स्ट में जाएगा ना। सपोज मैं बोलूं कि नियॉन को Ne- बनना था, तो बोलो सर ये तो 2s था, बट 2s मतलब इसमें एक शेल, 2 शेल था, तो ये तीसरा शेल एस्टैब्लिश होगा टू अकोमोडेट दैट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको तो कोई ऐसा नहीं कि जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे वहां पे जाके एडजस्ट होना था, रिपल्शन से उसको लड़ना था, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था उसको। हाँ, करेक्ट। तो इसलिए लार्ज पॉजिटिव, उसको क्या है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, क्यों लार्ज पॉजिटिव है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज टू गो टू द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, मतलब नेक्स्ट हायर शेल। हमने ये तो डिटेल में डिस्कस किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स व्हाट, शेल। बरोबर है, सेम लॉजिक। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है। क्या? हमने देखा कि हमने बोला हैलोजेंस में
इन जनरल नेगेटिव वैल्यूज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, बट क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक्सेप्शन है। चेक करो, हर जगह हम लोग ऐसा बोलते हैं अच्छा फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ही सब है ना, फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई, सब बोलते हैं हम लोग, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज एक्चुअली मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन ऑल्सो। ये इस चैप्टर का शायद सबसे बड़ा एक्सेप्शन है ये, अगर आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन के पास 2p है जो छोटा है, और क्लोरीन के पास 3p है जो बड़ा है। तो फ्लोरीन के पास 2p जो है उसमें छोटी स्पेस होने की वजह से ज्यादा रिपल्शन होता है, और यहाँ पे 3p है तो थोड़ा कम रिपल्शन होता है। तो क्लोरीन के अंदर ऐड करना ज्यादा इजी है। ऐड करना ज्यादा आसान कहाँ है? जहां ज्यादा जगह है कि कम जगह है? ऑब्वियसली जहां ज्यादा जगह है ना, तो 3p में ज्यादा जगह है, बड़ा है, 3p बड़ा है, 2p छोटा है ना। और क्लोरीन के पास तो 3d भी है, क्लोरीन के पास तो 3d भी है, स्पेस है, खाली जगह, मतलब 3d तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, 3p में ही थोड़ा बड़ा है तो स्पेस ज्यादा मिलती है। वो ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, जितनी ज्यादा एनर्जी लूज की उतना स्टेबल बन गया वो। हाँ करेक्ट। जैसे आप, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके पास बहुत एनर्जी, वो उछल कूद मचाते रहता है, स्टेबल बैठता ही नहीं एक जगह पे शांति से। तो केमिस्ट्री में भी वही है, एलिमेंट्स भी वही करते हैं, जिसके पास बहुत एनर्जी वो रिएक्ट करता है, जिसने एनर्जी दे दी वो शांत हो गया, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यह बहुत बार कर लिया, इसको सुन सुन के बोर हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बार डिस्कस होगी? कंपाउंड के अंदर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, कंपाउंड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। यहां पे फर्क है, यहां पे फर्क ये है कि इसको लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से कंफ्यूज करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो उस पर चार्ज, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश नहीं करेगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं। समझे? जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.6 से ज्यादा होगा तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, 1 to 1.7 आपका आइडियल रेंज है पोलैरिटी के लिए, 1 to 1.7। 1.7 से ज्यादा हुआ तो आयोनिक हो जाता है, और 1 से कम हुआ तो जनरली नॉन पोलर हो जाता है। जनरली, नॉट ऑलवेज, बट 1 to 1.7 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ये एक थंब रूल है, ये एक थंब रूल है। ठीक है, अब देखते हैं। इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको अगेन उस टाइप के क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे क्वेश्चंस में आता है ये। क्या बोला मैंने? इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट। इसके स्केल है तो स्केल आर्बिट्ररीली डिफाइंड है, खास करके पॉलिंग स्केल हम लोग फॉलो करते हैं, पॉलिंग स्केल। अदर स्केल्स ऑल्सो आर देयर, Mulliken-Jaffe scale, Allred-Rokov scale, but none of them have accurate measurements. The one which is most widely used is Linus Pauling, that is Pauling scale. In 1922, he just arbitrarily, he just one fine day he got away that नहीं, फ्लोरीन आज से 4, अरे 4 क्या है? 4, मैं बोला ना 4, ओके, बोला अरे क्या 4 क्या, कांदा टमाटर, यूनिट तो बोल,
कुछ नहीं है, 4 मान ली। तो उसने बोला अच्छा अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कौन से एलिमेंट्स की याद करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद करके आपको कौन सी जानी पड़ेगी, आपको सबसे पहले तो फ्लोरीन की याद करनी है, वो है 4, ऑक्सीजन की याद करनी है, वो है 3.5, क्लोरीन की याद करनी है, वो है 3, कार्बन की याद करनी है 2.5 और हाइड्रोजन की याद करनी है 2.1। ये 5 वैल्यू आपको पूरी मुंह जबानी याद होनी चाहिए। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, द ओनली एलिमेंट दैट नेवर हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन, तो इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा है क्योंकि छोटा साइज है, छोटा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो किसी भी ग्रुप को अगर आप नोटिस करो तो उसमें जो पहला मेंबर है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब नॉर्मली हाई, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब नॉर्मली हाई। ठीक बात है। अनयूजुअली एनॉमलस बिहेवियर, क्योंकि पहले मेंबर के पास डी सबशेल नहीं होती एम्प्टी वाली। नहीं वेन्यू से पहला मेंबर मतलब सेकेंड रो रे बाबा, फर्स्ट रो तो हाइड्रोजन हीलियम है, उसको भूल जा। तीसरे रो के पास खाली 3D होता है ना, भरा हुआ नहीं रहेगा, खाली तो रहेगा। हाँ, जैसे क्लोरीन के पास खाली 3D है, 3D एग्जिस्ट तो करता है ना, भरा हुआ नहीं अलग बात है। उसके पास एक बड़ा घर है जिसमें 5 कमरे हैं, कभी आएगा इलेक्ट्रॉन रहने को तो खोलेंगे कमरा, देंगे उसको रहने को, ऐसा है। तो यहां पर 4 का उन्होंने वैल्यू दे दिया था। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव थिंग, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने हमेशा आपको बहुत बार ये एग्जांपल दिया बहुत सारे लेक्चर्स में कि विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा बैटिंग एंड देन जडेजा एंड बुमराह बैटिंग, ये एग्जांपल बहुत बार दिया है कि भाई कोहली और जडेजा में बेटर बैट्समैन कौन, कोहली, जडेजा और बुमराह में बेटर बैट्समैन कौन, जडेजा। तो जडेजा की बैटिंग उसके ऊपर थोड़ी डिपेंड कर रही है, वो तो सामने कौन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक रिलेटिव टर्म है, कंपैरेटिव टर्म होता है। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी में एक चीज़ आप देखेंगे, बहुत प्यारी चीज़ दी हुई है, इसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं बट देखा जाए तो बहुत मस्त है कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है और टॉप टू बॉटम कम हो रही है। देखो जो एरो का डायरेक्शन है, हाँ जो एरो का डायरेक्शन है जिस तरफ, वहां पे ज्यादा होती है। तो इससे ज्यादा इजी तरीका मैंने आपको बताया, एरो से अच्छा बेयर, मैंने बताया आपको। अब ऐसे करेंगे हम लोग बेयर की तरह, तो ये तो बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। तो आपको कोई पूछे भाई एसिडिक कैरेक्टर, तो हाँ लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। ठीक है, एक मिनट, बराबर, ओके। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम कम होती है। जहां पे लिखा हुआ है वो मैक्सिमम है, याद करना, बस इतना याद रखना, आप सॉर्टेड रहोगे, कोई टेंशन नहीं आएगा। बेसिक कैरेक्टर कोई आपको पूछे तो भाई ऐसे मैक्सिमम है और ऐसे भी मैक्सिमम है, तो टॉप टू बॉटम कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट भी कम हो रहा है। रेडियस ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ रहा है और यहां से यहां जाते वक्त कम हो रहा है। ये जिस तरफ है उस तरफ एरो का है, बस ऐसा। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ जो ये इन्होंने एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है, मैंने उसका आपको इजियर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इसी का इजियर रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, चलो अभी के लिए तो यहां तक करना पड़ेगा।